Hello everyone. So, ready for the next lecture? Again, start with your book NCERT. लेकर आइए फटाफट से. Carry your pen with you. And now we are starting from page number 9 onwards. I repeat, हम क्या कर रहे हैं सारा? बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर हमें बेसिक्स आता होगा तो फिर आप कोई भी क्लास, कोई भी बुक, 1 मिनट में बुक निकालिए एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है? तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज योर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 9 एंड आर्टिकल नंबर इज 1.6, राइट? सो आर्टिकल 1.6 इसका नाम है सबसेट्स. अच्छा, सबसे पहली बात बताओ, एक बात बताओ बड़े आराम से कि आपकी क्लास में कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जब जब कोई ग्रुप होता है तो उसका हम नाम क्या कहते हैं? सेट, ठीक है? अब आप ये बात मानते हैं कि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, और स्कूल जो है क्योंकि वहाँ भी अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो अगेन अ सेट है. तो यानी कि आपकी क्लास भी एक सेट है और आपका स्कूल भी एक सेट है. तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि जो स्कूल है वो बड़ा वाला सेट है और जो क्लास है वो उसका एक पार्ट है, ठीक है ना? तो यानी कि जो स्कूल है वो आपका बड़ा सेट है और जो आपकी क्लास है वो इसका एक हिस्सा है, ठीक हो गया ना? तो अगर आपकी क्लास इसका एक पार्ट है यानी कि आपकी क्लास का एक स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑल्सो, तो हम कहते हैं कि जो आपकी क्लास है वो स्कूल का सबसेट है. इज दैट क्लियर? सबसेट का मतलब आप समझ गए? सबसेट का मतलब होता है कि एक बड़ा सेट, तो उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं यानी कि वो भी छोटी छोटी. अब आप स्कूल में जो क्लासेस हैं वो सारी क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, तो वो सेट बन गया ना. स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th वो भी एक सेट बन गया. और स्कूल अपने आप में ही एक बड़ा सेट है बिकॉज वहां पर हम सबको बाय नेम लिख सकते हैं कि ये स्कूल के स्टूडेंट कौन से हैं. तो अगर हम इसको सीधा सीधा बात करें, अगर आपकी क्लास का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का भी स्टूडेंट है तो हम कहेंगे कि जो आपकी क्लास है वो आपके स्कूल का सबसेट है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट लाइन 1.6 सबसेट में उसने लिखी है कि आपकी जो क्लास है वो आपके स्कूल का सबसेट है. और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइक दिस, ये सिंबल लगाते हैं सबसेट का, ठीक है? जो छोटा वाला है वो यहाँ आएगा और ये बड़ा वाला है तो ये पर यहाँ जाएगा. याद है ना, हम बड़े को बिग करा करते थे. सो दिस इज द स्मॉलर साइड एंड दिस इज द बिगर साइड, ठीक है? अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेफिनेशन नंबर 4, अ सेट ए इज सेट सबसेट. जैसे ये अ सेट ए, मान लो इसका नाम ए लगा देते हैं और इसका नाम बी लगा देते हैं, तो हम कहते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट तभी होगा अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हैं. अगर हम इसको मैथमेटिकली कहें तो यानी कि अगर एक्स ए को बिलोंग करता है, यानी एक्स ए का एक पार्ट है, एक स्टूडेंट है, एक क्लास का नंबर है, एक्स अगर ए को बिलोंग करता है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब अगर ये बन जाए कि वो बी में भी है. एक्स अगर क्लास का स्टूडेंट है और ऑटोमेटिकली वो स्कूल का स्टूडेंट भी बन जाए तो हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है ना? क्योंकि इसका हर एक पोर्शन, आपकी क्लास का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक हो गया? तो आपकी क्लास कौन बन गई? स्कूल का सबसेट. क्लियर? तो ऐसे हम कर रहे हैं कि अगर एक्स ए का एलिमेंट है और ये ऑटोमेटिकली बी का भी एलिमेंट बन जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो ये वाला ए है ये कौन है? बी का सबसेट. Is that clear? So that is I think clear with the concept of subset. सबसेट मैंने एक छोटा सा पोर्शन एक बड़े वाले बॉक्स का, ठीक है? तो जो छोटा पोर्शन है उसका नाम क्या बन जाएगा? बड़े वाले सेट का सबसेट, ठीक है? ये भी सेट है, वो भी सेट है. आपकी क्लास के अंदर बहुत से बच्चे, 40 बच्चे होंगे, तो वो 40 के 40 बच्चे जो है वो स्कूल के बच्चे हैं, तो क्या बन गया? जो आपकी क्लास है वो आपके स्कूल का सबसेट बन गई. ऐसी तरह स्कूल की हर एक क्लास बड़े स्कूल का सबसेट होती है, क्योंकि क्लास तो क्या हो गया? अपने आप इंडिपेंडेंट तो कुछ नहीं होती. क्लास कौन होती है? स्कूल का एक पोर्शन होती है. क्लियर? सो सबसेट माने एक पोर्शन कह सकते हैं हम इसको. नाउ सो इसके बाद डेफिनेशन 4 में 3 लाइनों के बाद उसने लिखा है कि ए सबसे सेंटर में दिख रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स कि ए बिलोंग्स टू बी, अगर ऑटोमेटिकली इसको बिलोंग करता है, ठीक है? तो और उसको हम पढ़ते कैसे हैं? नेक्स्ट लाइन पढ़िए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी if A is an element of B, A
इम्प्लाइज दैट, अगर ए का एलिमेंट है तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है इम्प्लाइज दैट कि वो बी का भी एक एलिमेंट होगा। इज दैट क्लियर? एंड इफ अगर वो उसका नहीं है तो फिर वो उसका सबसेट नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, ए अगर सपोज करो ऐसा नहीं हो रहा तो दैट इज नॉट, ये नॉट के लिए हम उसको कट कर देते हैं। ठीक है, अगर है तो हम सिंपल साइन लगाते हैं, अगर नहीं है तो हम उसको कट कर देते हैं। क्लियर? सो नाउ उसके बाद उसने हमें आगे बहुत सारी चीजें दी है। ऐसे हो सकता है कभी कभी कि मान लो ऐसा हो जाए कि ए तो बी का सबसेट है, जो बी है वो ए का सबसेट है। अब ये अजीब सी बात है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए और बी तो बराबर हो गए फिर तो? राइट, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ए और बी कब इक्वल होते हैं? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाए और बी के सारे एलिमेंट ए में हो जाए तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज सेम हियर, ये बात हम वैसे पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, एवरी सेट, अब लास्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे आइए, पेज नंबर 9 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हर एक सेट, मान लो मैं कहती हूँ कि ए का एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, एक और सेट है उसका भी नाम ए ही है और उसके सेट के एलिमेंट है 3 2 1। तो आपको ऐसे लग रहा है कि इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो कैन आई से कि ए इज सबसेट ऑफ ए होगा? ठीक है ना। अच्छा, फिर एक बात और होती है, दूसरी चीज जो हमेशा हमें याद रखनी है, जो एम्प्टी सेट है उसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो जो एम्प्टी सेट है वो हम बिना कहे हमेशा जब जब हमें सबसेट किसी का लिखना होगा तो जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा बड़े वाले सेट का सबसेट होगा ही। यानी अगर हम कभी किसी के सबसेट लिखना चाहेंगे तो हमें दो सेट हमेशा लिखने पड़ेंगे। कौन कौन? एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमने बाकी बीच के पोर्शंस तो लिख दिए, बट इन दोनों को हमें नहीं भूलना। यानी कि जब जब हम सबसेट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को तो हम लिखेंगे ही ब्रैकेट में डाल डाल के उनका सेट बनाएंगे ना, उसके अलावा दो हमेशा हमारे पार्टनर रहेंगे। कौन कौन? एक तो ये एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने अभी अभी बोला है एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता ही है सेट का, और दूसरा वो इटसेल्फ, यानी कि वो खुद भी अपना नाम उसका सबसेट में आएगा। क्लियर? नाउ कम टू द पेज नंबर 10, अगला पेज पर आइए। अब जो क्यू है दैट इज, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं उसने आगे हमें 2-3, इफ यू गॉट द मीनिंग तो फिर आपको सारी बात समझ आ रही बड़े आराम से। पेज नंबर 10 पर दिस नंबर 1, द सेट Q of rational numbers is a subset of set of real numbers। जो भी रैशनल नंबर होगा वो हमेशा रियल नंबर होगा ही। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, अब रियल नंबर बड़ा है कि रैशनल ज्यादा होते हैं? रियल तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है जो रैशनल है वो रियल का एक पार्ट है, पोर्शन है, और अगर वो उसका पोर्शन है तो हम क्या कहेंगे, सबसेट। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने अभी अभी सीखा है। अगर इसका नाम है Q तो ये बनेगा सबसेट ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, ऐसे ही उसने और एग्जांपल्स हमें दिए हैं। नंबर 2 देखिए क्या लिखा है उसने, इफ A इज सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स एंड B इज सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर। अब आप बताइए, जो ऑल डिवाइजर है उसी में से निकाल के हम बताएंगे ना कि प्राइम कौन सा है, यानी कि जो प्राइम है वो छोटा हो जाएगा ग्रुप हमारा, और जो ऑल डिवाइजर है वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो कौन किसका सबसेट है? B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि जो B है वो हमने कहां से निकाला है, A में से। ठीक है ना, A में हमारे पास डिवाइजर्स ऑफ 56 हैं, B में कौन है, सिर्फ प्राइम। राइट, यानी हमने A पहले बनाया है, A में से निकाल के हमने B बनाया है, तो B ऑटोमेटिकली बन जाएगा सबसेट ऑफ A। क्लियर? सो आई थिंक अब आपको सबसेट का मीनिंग समझ आ गया है। और कभी भी आपको डाउट हो तो देखो नंबर 3 में क्या किया उसने, एक तो दिया हमें टेबुलर फॉर्म, दूसरी उसने जो हमें दी है वो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप झट से सेट बिल्डर फॉर्म को पकड़िए, उसके टेबुलर फॉर्म बना लिए, और हमारे पास दोनों तरफ नंबर लिखे होंगे, एकदम से पता लग जाएगा कि वो सबसेट है, वो इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक हो गया? देन इज द नंबर 4। अब A और B दे रखे हैं, AEIOU, उधर है ABCD, तो बड़ा अच्छे से दिख रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट A B में तो नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन डोंट यू फॉरगेट, जब कभी आप किसी क्वेश्चन को, अब आपने ये तो बता दिया कि A B का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बस एक एग्जाम्पल जरूर देना है, ऐसे नहीं छोड़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए। वो एग्जाम्पल क्या होगा कि देखिए, जो E है
वो ए में तो है लेकिन ई बी में नहीं है, इसलिए हमने कहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हमेशा डोंट यू फॉरगेट, जब जब आप अपने क्वेश्चन में नो कहते हैं एक एग्जांपल जरूर दीजिए, और वो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा आपके सामने दिख रहा है कि ए और बी दो सेट दिए हैं, आपको पता लग रहा है हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 10 पर नंबर 4 की, ठीक है ना, ऊपर ऊपर लिखे हैं 1 2 3 4, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये लिखना बहुत है हमारे लिए कि जो ई है वो बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है, और साथ साथ जो बी है वो ए में नहीं है, स्मॉल बी दिख रहा है ना, जो स्मॉल बी है वो बी में तो है लेकिन स्मॉल बी ए में नहीं है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली बी भी ए का सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया? तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है। आई थिंक यू गॉट द मीनिंग। और इसके बाद आगे नेक्स्ट लाइन पढ़िए, 4 के नीचे लिखा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा, जैसे हमने कहा था ना क्लास और स्कूल की बात की थी, तो जो क्लास है दैट इज नॉट इक्वल टू स्कूल, राइट ना, क्योंकि क्लासेस तो और भी होती हैं, तो क्लास और स्कूल दे आर नॉट इक्वल, यानी क्लास इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ स्कूल। तो फिर स्कूल कौन बन गया? वो बन गया सुपर सेट। ठीक है, तो जो बड़े वाला सेट है जिसके हमने छोटे छोटे पोर्शन बनाए हैं, देखिए लाइन नंबर 4 के नीचे लिखा हुआ है कि एक चीज है प्रॉपर सबसेट, आपको पता लग गया प्रॉपर मतलब बिल्कुल उसका पूरा का पूरा पार्ट, ये नहीं है कि वहां से कुछ आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, या इक्वल हो गए, तो वो प्रॉपर है। और जो बड़े वाले सेट है उसका हमने एक नया नाम दे दिया, उसको हम पहले यूनिवर्सल बोल चुके हैं लेकिन अब उसका नाम हमने दे दिया सुपर सेट। ठीक है, इससे अगली लाइन में अगर हमारे सेट में एक अकेला एलिमेंट हो तो उसका नाम हो जाता है सिंगलटन सेट। आप पढ़िए, यू कैन रीड इट, लिखा है ना, हाईलाइटेड सा वर्ड है, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब पता लग गया, सिंगल 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 सिंगल, सिंगल मैंने एक अकेला वर्ड, सो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्लियर? तो हमारे पास अब बहुत सारी डेफिनेशन आ चुकी है, हमने एम्प्टी सेट पढ़ा, फाइनाइट, इन्फिनिट, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट, और अब हम पहुंच चुके हैं सिंगलटन सेट पर। ठीक है, नाउ विद योर एग्जांपल्स आई डोंट थिंक अब आपको मेरी किसी हेल्प की जरूरत है, बिकॉज वंस यू नो द मीनिंग यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 9, कंसिडर द सेट्स 5 सो एंड सो। अब बताइए 5 पहला नंबर देखिए इसका, एग्जांपल नंबर 9 का सबसे पहले उसने हमें दिया है 5, फिर उसने हमें सेट्स की वैल्यू टेबलर फॉर्म में दिया, हमारा फायदा हो गया, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में होती तो हम पहले उनका टेबल बनाना प्रेफर करते। ठीक है, यहाँ तो बड़ा आसान है, सब नंबर नंबर दिए हुए हैं, एक लिखा है 5, फिर लिखा है ए बी सी, आपको नंबर दिख रहे हैं सामने, इंसर्ट द सिंबल यस और नो, यानी सबसेट है या कि सबसेट नहीं है। पहला नंबर है 5, आगे डैश लगाया है बी, हाँ जी बताइए 5 सबसेट होता है कि नहीं? यस, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक हो गया, तो ये हमने मैटर ही नहीं करता कि बी में क्या लिखा है, ए में क्या लिखा है, 5 तो सबसेट होगा ही। क्लियर? नंबर 2, ए सबसेट ऑफ बी, हाँ जी, यस और नो? नो, क्यों क्यों क्यों, व्हाई नॉट, गिव द रीजन। 3 डज नॉट बिलोंग टू बी, 3 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। जब हमारे सारे एलिमेंट होते हैं हम तभी हाँ करते हैं, वरना हम हाँ नहीं करते। ठीक है, सो दिस वे यू कैन इजीली जज ए सबसेट है, बिल्कुल 1 3 दोनों के दोनों दिख रहे हैं सी में, और बी सबसेट है, यस बी इज ऑल्सो अ सबसेट। 1 5 9 तीनों के तीनों कहां पर है? सी के बीच में। क्लियर नो? सो नाउ विद द एग्जांपल नंबर 10, ये हम बाई चांस बात कर चुके हैं, ऊपर बात कर चुके हैं इसके बारे में, नंबर 4 में पेज नंबर 10 पर हमने किया था ना, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, ए बी का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, और बी ए का सबसेट नहीं है, वो भी नहीं है, आप बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं है। यू हैव टू राइट डाउन एन एग्जाम्पल, डोंट जस्ट लीव विद नो, हमेशा एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए कि ई ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए वो सबसेट नहीं बन सकता। राइट नाउ? ओके, नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 11। इसको बहुत ध्यान से करना, इसमें एक खास बात है, पहले इस क्वेश्चन को हम ठीक से पढ़ते हैं। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, 3 तो सेट हैं, एलिमेंट नहीं है, सेट हैं। ठीक हो गया, इफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक पूरा का पूरा सेट विद ब्रैकेट किसी और सेट के अंदर लाई कर रहा है,
देखो बिलोंग, डोंट फॉरगेट, उसने ये नहीं कहा कि ए सबसेट, उसने कहा ए बिलोंग। जब बिलोंग करेगा तो वो पूरा का पूरा विद बॉक्स विद करली ब्रैकेट्स उसके अंदर जाएगा, ठीक है। एंड बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल। और बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल उसने हमें दिया। सबसे पहली बात तो ए बी और सी हमने 3 सेट मानने हैं, ठीक है। पहला सेट हमने मान लेते हैं ए, सपोज करो 1 है। अभी हमने कहा A belongs to B। अच्छा, आई राइट फॉर यू, इसको आप ध्यान से नोटिस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपने आप में। देखो हमने कहा A जो है ये एक सेट है 1। अब प्रॉब्लम आई B की, हमारी प्रॉब्लम है A B को बिलोंग करता है। अब B को बिलोंग करने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा ये जो A है, यानी विद ब्रैकेट उसका एक पार्ट, तभी हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट कब होता है? जब वो पूरी की पूरी बॉक्स का बॉक्स समेत उसके बीच में आ जाए, तो ये जो है वो उसका एलिमेंट बन गया। एक हमने अपनी मर्जी से एक हैफेजर्ड सा कुछ भी नंबर ले। अब हमने कहा सी, उसने कहा जो बी है वो सी का सबसेट है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी। सबसे पहले हमें एग्जाम्पल जो है बड़े ध्यान से चूज करना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट टू नो, ए से चेन बनाई बी पर पहुंचे, बी से चेन बनाई सी पर पहुंचे। ए में जो एलिमेंट है वो हमने कहा ए बी को बिलोंग करता है। अगर कोई भी चीज, यानी कि एक्चुअली यूं समझ लीजिए इसको आप कि यहां पर ए आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए बी को उसका एक हिस्सा है, उसका एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब अगर ए यहां लिखना है हमें, तो फिर सिंपल है, पूरा का पूरा बॉक्स यहां पर आ जाएगा। हम 1 तो नहीं लिखेंगे इसको, वी वोंट राइट 1। हम ये वाला पूरा का पूरा ए, यानी ये पूरा विद बॉक्स कॉपी करके नीचे लिया, ठीक है। नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन। हमने अभी तो सिर्फ अपना हिंट बनाया है, क्योंकि ए बी को बिलोंग करता है और बी ए का सी का सबसेट है। अब हमें बताना है कि क्या ए सी का सबसेट है या फिर नहीं। अब बताओ, अब आप देखो ध्यान से, हमें ढूंढना है रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। अगर हम सी के सबसेट लिखने की कोशिश करें तो देखो, अगर हम सी के सपोज करो सबसेट लिखने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? एक तो फाइल जाएगा, दूसरा इसके हर एलिमेंट पर एक ब्रैकेट लगेगी, तो कौन बाहर आएगा? ये तो एलिमेंट है, देखो ये पूरा कॉपी कर दिया मैंने, तो इसके बाहर एक ब्रैकेट लगाएंगे तो ये बनेगा सेट। अब देखिए सेट ऐसे बनता है ना, और इसके बाद ये पूरा का पूरा सी सेट ऐसे बनते हैं ना। तो क्या ये दोनों सेम है? ये देखो, इस पे तो 2 ब्रैकेट लग गई, इस पर कितनी ब्रैकेट लग गई? 2, जबकि ए में कितनी ब्रैकेट है? 1, ठीक है। तो ए में हमारे पास 1 ब्रैकेट है, जबकि सी में हमारे पास ब्रैकेट है। और वैसे भी देखो, जो 1 है वो ए को बिलोंग करता है, 1 अकेला 1 ए को बिलोंग करता है, तो अकेला 1 तो यहां पर है ही नहीं, अकेला 1 तो यहां पर है ही नहीं। इसका मतलब है A is not a subset of C। A C का सबसेट नहीं हो सकता। एग्री विद दिस? सो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नाउ द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब एक आपको प्रॉब्लम हमने बीच में शुरू में बात की थी उसके बारे में, वो ये कि हमने जब कहा था, हमें एक लाइन बोली थी, यू रिमेंबर, टेबुलर फॉर्म हमने पी थी, एक ब्लू कलर का बॉक्स आया था, उस बॉक्स में उसने कहा था कि रियल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जो चीज़ टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते तो रिप्रेजेंट तो हमें करनी होती है ना, वी कैन नॉट जस्ट मिस इट कि नहीं भाई ये तो हम लिख नहीं सकते तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आई डायरेक्टली कम टू द आर्टिकल 1.6.2, जो बीच का पैराग्राफ है, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, और वो आपको पहले से पता है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 1.6.1 में छोड़ रही हूँ, इसकी खास हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो आपका पुरानी, इसको हम ऑलरेडी एक तरह से कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 1.6.2, जो हमारा मेन है। आई टोल्ड यू, हम सिर्फ मेन चीज़ों को पिन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा है या रिपीटेड है मैं उसको छोड़ रही हूँ, उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, राइट। सो सबसे पहली बात, अब हमने जब ये बात करी है कि हम रियल नंबर को टेबल फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब अगर हम नहीं लिख सकते तो फिर कुछ तो लिखना पड़ेगा। रियल नंबर को हम आर तो नहीं लिखते रहेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, रियल नंबर के लिए देखो उसने क्या लिखा है कि लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर, ठीक है। यहाँ पढ़ रहे हैं आप 1.6.2 पेज नंबर 11, फर्स्ट लाइन ही पढ़ रहे हैं अभी हम इसकी। लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर एंड ए इज स्मॉलर देन बी, then the set of the real numbers
जो आगे उसने एक ब्रैकेट लिखी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक बात हमें क्लियर हो गई कि हम बीच के नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम बीच के नंबर रियल नंबर में नहीं लिख सकते तो सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट 3, सपोज इज ए नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन हमें पता है इन्फिनिट होती है। सपोज दिस इज योर 0, देन इट इज 1 एंड इट इज 2, इट इज 3, इज 4 एंड सो ऑन। इस साइड आपके नेक्स्ट टर्म रहे, ठीक है। अब हमें बात करनी है रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एक बात पक्का है, हम टेबल नहीं लिख सकते, ठीक है। अब रियल नंबर 1 से लेकर 2 तक के बीच में हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 2-3 तरह की ब्रैकेट्स मैं आपको बड़े आराम से क्लैरिफाई करूंगी। सबसे पहली बात, हमने लिखना कैसे है, हमें चाहिए कौन, नंबर फ्रॉम 1 to 2, यानी कि कोई भी नंबर x जो कहां से हो 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। और उसको हम लिखे सेट, यानी हमें x चाहिए है, हमें सेट फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी आती है। सेट बिल्डर फॉर्म यही कहती है ना कि अगर मुझे 1 और 2 के बीच के एलिमेंट चाहिए हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ x वेयर x लाई बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। यहां पर इसका नाम हमें एक सेट तो देना ही पड़ेगा, लेट इट बी ए अगेन, ठीक है। अब 1 और 2 के बिल्कुल बीच में है, देखो मैंने यहां पर क्या किया है, यहां हम इसकी रिप्रेजेंटेशन साथ साथ कर लेते हैं, वो ये होता है। देखो एक बात तो क्लियर है कि x नॉट इक्वल टू 1, मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि 1 से चाहे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 1.0000001 हो जाए, और 2 से जरा सा छोटा यानी 1.99999 हो सकता है, ठीक है ना। 1 से चाहे वो जरा सा ही बड़ा हो, चाहे कितना ही जीरो लगा के हम बड़ा कर दें, और 2 से कितना ही 9 लगा के हम उससे छोटा कर दें, बट 1 और 2 इसका पार्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 छोटे छोटे सर्कल लगा देते हैं, ठीक है, कि 1 और 2 को छोड़कर बीच के सारे नंबर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन मतलब कि 1 और 2 यानी जिन नंबर्स की हमने बात शुरू की थी वो खुद नहीं आएंगे अपने आप, ठीक है, उनके बीच के नंबर आएंगे। और हम इसको लिखेंगे कैसे, ओपन, दिस ओपन 1 2, दोनों साइड से है ये ओपन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब सिर्फ ओपन तो नहीं हो सकता, इट कैन बी क्लोज, हो सकता है हमें कहीं पर 1 इसके बराबर आ जाए। अब हम इसको कहा 1 है, यानी कि ये 1 तो पार्ट बन गया। अगर ये इसका पार्ट है तो हम क्या करते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, राइट। अगर ये पार्ट है तो हमने इसको डार्क कर दिया। अब अगर डार्क कर दिया तो ये, अब ये क्या हो गया, क्लोज, दिख रहा है ना इसका नाम, अब इसका नाम बन गया क्लोज। और अगर ये क्लोज है तो 1 यहां से क्लोज हो जाएगा और 2 यहां से ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि जब जब इक्वल का साइन है तो कौन लगेगा, क्लोज, इक्वल का साइन नहीं है तो बन जाएगा ओपन, ठीक है। अब हमारे पास जब हम जैसे चाहे वैसे कर ले, मान लो मैं यहां इसको एक और लगा देती हूँ, अब ये क्या बन गया, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, यानी कि इसको भी हमने डार्क कर दिया। और अगर ये दोनों साइड से क्लोज है तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। और अगर हम इसको यहां से ओपन कर दें, वहां क्लोज कर दें, तो अब आपको ओपन एंड क्लोज का मीनिंग समझ आ गया, प्रैक्टिकली भी, यानी कि हमने लाइन में, नंबर लाइन में ग्राफिकली भी शो कर दिया ओपन कौन है, क्लोज कौन है, ठीक है ना। और हमने अदरवाइज भी हम इस बात को अच्छे से समझ गए। लुक फॉर योर फिगर 1.1, उसने एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखकर दिखाया है, ए और बी कभी कभी ओपन है, ओपन होगा तो हम उसको हॉलो छोड़ देंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से, हॉलो छोड़ दिया। और अगर वो क्लोज है तो हमने उसको डार्क कर दिया, ए और बी दोनों को हमने डार्क करके इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से उसने नीचे उसके बाद एग्जाम्पल दे रखे हैं, दिस इज रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल द सेट एक्स, लास्ट लाइन से थोड़ा 2 लाइनें ऊपर देखिए फिगर के नीचे, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इज मोर देन -5, दिस साइड इज ओपन, क्लियर, और x इज लेस देन इक्वल टू, इक्वल लग गया तो ये क्लोज हो गया। तो बड़े आराम से अब हमें अच्छे से पता है कि कहाँ हमने ब्रैकेट को ओपन छोड़ना है, कहाँ हमने उसको क्लोज करना है, ठीक है। सो और अब हमारा लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑब्वियस सी बात है 2 - 1, हम बात किसकी कर रहे हैं, 2 से लेकर 1 तक के बीच की, वो हमें पता है। अगर हमें मान लो सपोज करो हम 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन करते हैं तो हम इसको कहते हैं 3 - 1, ठीक है, यानी कि हमारा जो भी डिफरेंस होगा 3 - 1, 4 - 3, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन।
जहां भी हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारे लेंथ ऑफ इंटरवल कितना बनेगा, वो आपको आराम से आता है। लाइन में ग्राफ में डॉट लगाइए, जो अपर है माइनस द स्मॉलर नंबर दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द इंटरवल। नाउ द पावर सेट, अब एक ये नया नाम है, हमने एक नया नाम पढ़ा है, दिस इज द पावर सेट। जो पावर सेट होता है ना, वो क्या करते हैं, अगर हम देखो हमने पता लग गया कि सबसेट क्या होते हैं, अब हमें सबसेट अच्छे से आता है। अगर हमें सबसेट क्लियर से आता है तो सपोज करो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इसका वो कहता है हमें राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ दिस। सबसे पहला सबसेट हम हमेशा कौन सा लिखते हैं, एम्प्टी सेट। फिर हम इसके एक एक एलिमेंट को ब्रैकेट लगा लगा कर सेट बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरा एलिमेंट पकड़िए, इसको भी हमने सेट बनाना शुरू कर दिया। डोंट यू फॉरगेट, डोंट यू फॉरगेट, कोई भी सेट हमेशा ही अपना सबसेट होता है। अब ये जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। सबसेट कैसे बनते हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है। लास्ट जो बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक होती है, वो पूरा का पूरा सेट लिखना अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को नहीं भूलना, बीच के एलिमेंट्स के तो सबसेट बनते ही हैं, पर हम बात कर चुके हैं कि एम्प्टी सेट और फुल सेट वो हमेशा इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब हम बात करें नया का पावर सेट। अगर हम इन सारे छोटे छोटे सबसेट्स को एक बड़ी ब्रैकेट में डाल दें, यानी कि इन सारे छोटे छोटे सबसेट्स का एक बड़ा सेट बना दें, तो उसको हम लिखते हैं पावर सेट, और ये बन जाता है PA, इसका नाम होता है पावर सेट। क्लियर हो गया। तो सेट ऑफ लास्ट लाइन पढ़िए, द सेट ऑफ लास्ट लाइन, पेज नंबर 12 आर्टिकल 1.7, द लास्ट लाइन, द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द मेन सेट। क्लियर हो गया। Now with the definition number 5, the set of all the collection, all subset of the set A is called the power set of A, and it is denoted as PA, power of A। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट जो होता है वो हमेशा होता है 2। ये हमने 2 अपनी मर्जी वाला लिया, नॉट ये वाला। ओके लेट इट बी 3, चलो 3 लगाते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। सपोज करो यहाँ हमारे पास मान लो 3 एलिमेंट होते, तो ये 2 की पावर 1 2 3 हमने काउंट किया और यहाँ पर लगा दिया 3। यानी कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट होते A B C, यानी 1 2 3, हमने 3 गिन लिया, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 3, यानी कि हमारे पास बनेंगे 8 सबसेट्स, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने इसके सिर्फ 2 ही वर्ड लेते, मैंने 1 और 2 से कंफ्यूजन के लिए हटाया, A और B लगाया है। अगर यहाँ पर 2 ही एलिमेंट होते तो नंबर ऑफ पावर सबसेट कितने होते हैं, बताइए बताइए जल्दी से, वो होते 2 टू द पावर 2, यानी कि 4। देखिए 1 2 3 4, राइट। तो अब हम पहुंच चुके हैं, पावर सेट हमारा ओवर हो गया। यूनिवर्सल सेट, अब मैं अगर बात करूं सेट ऑफ वॉवल्स की, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट में आई डोंट थिंक मैं ऐसे बोलूंगी सेट ऑफ वर्ड्स, नो। कौन बनेगा, द सेट ऑफ अल्फाबेट्स। क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो हम क्या करेंगे, अब नेचुरल नंबर के साथ में रिवर्स तो नहीं डाल सकती ना, है ना। तो नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल कौन बन जाएगा, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो उसके पार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर मैंने बात की है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो उसका जो यूनिवर्सल है वो सेट ऑफ इंटीजर्स भी है, वो उससे बड़ा होता है, सेट ऑफ रियल्स भी है, वो भी उससे बड़ा होता है, यानी कि उसी से कंसर्न टॉपिक को हम लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल ये नहीं है कि किसी का भी यूनिवर्सल कोई भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल हमेशा उसी से कंसर्न टॉपिक होता है। अब मान लो मैं सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स की बात करती हूँ, तो क्रिकेट प्लेयर्स में हम आम आदमी नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, सेट ऑफ प्लेयर्स। वो प्लेयर जो होंगे वो हॉकी के भी होंगे, वॉलीबॉल के भी होंगे, उसी का एक पार्ट हो जाएगा सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। इज दैट क्लियर। तो यूनिवर्सल को हम बाहर से नहीं लाते, देखते हैं कि वो किसका पोर्शन है, ठीक है। नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस आर्टिकल एंड एक्सरसाइज 1.3, एंड आई अगेन रिपीट, आपको स्पून फीडिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने अगर ठीक से ये सारा कुछ पढ़ा है, सबसेट या नॉट सबसेट, तो आपको बड़े आराम से एग्जाम्पल 1 जो है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग दिस, तो ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है कि भाई सबसेट है तो है, नहीं है तो नहीं है, यानी कि सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो है, और अगर बिलोंग नहीं, चाहे एक भी क्यों ना हो, राइट, ये नहीं है ज्यादा, चाहे एक भी क्यों ना हो, अगर वो नहीं है तो इट इज नॉट अ सबसेट। क्लियर। ओके, ऐसे ही ट्रू एंड फॉल्स, आई थिंक यू डोंट नीड बाय हेल्प नाउ, राइट, ठीक है ना।
तो इसको ध्यान रखना है आपने। नंबर 3 एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन नंबर दिस इज ऑन वी आर ऑन द पेज नंबर 1313। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखिए 1 2 3 4 3 4 ब्रैकेट में है, डोंट यू फॉरगेट, ठीक है ना। 3 4 को हम एक तरह से ए या बी लिख सकते हैं, वो सेट है ना। अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो एक काम करना, देखो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर लिखा है 1 2 फिर यहाँ ऐसे 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर आगे 5 लिखा। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो इसका एक नाम लगा दीजिए बी, ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। इसका एक नाम लगा दीजिए बी, दैट इज 3,4। तो फिर आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी बिलोंग करता है या उसका सेट है या उसका सबसेट है, ठीक है। एंड राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 4, डोंट फॉरगेट जब आप लिखेंगे सबसेट तो कैसे लिखेंगे, एक अकेला और साथ में जो दो हम भूल जाते हैं वो कौन है, एम्प्टी सेट और कंप्लीट सेट, ठीक है। अगर हम 1 2 3 का सबसेट बनाने वाले हैं तो हमने 1 को लिखा है ब्रैकेट लगाकर, सेट बना रहे हैं ना अपन, 2 को लिखा, 3 को लिखा, फिर 1 2 को लिखा, फिर 2 3 को भी लिखा, फिर 3 1 को भी लिखा, पर हम भूल गए कौन, 2 हम भूल गए। वो कैसे भूल गए, क्योंकि एक एम्प्टी सेट है और एक कंप्लीट सेट है। फिर भी अगर आपको जरा सा भी कभी डाउट हो जाए कि भी कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया, तो एक काम कीजिए, फटाफट से 2 की पावर में उसको गिन लीजिए। मान लो 3 नंबर है तो 2 टू द पावर 3, यानी कि वहां पर कितना एलिमेंट होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन आपने तो 6 लिखे हैं, तो इसका मतलब आपके 2 मिसिंग चल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि एम्प्टी एंड द फुल, ठीक है, वो 2 आपके डेफिनेटली मिसिंग होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन दिस, 0। ए इज एन एम्प्टी सेट, तो कितने एलिमेंट होंगे, 0, ठीक है, और रादर 1 राइट, चेक, ओके। अपने आप देखो कुछ चीजें आपको करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 6, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, अब आपको लिखना आता है। देन द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट, अभी हमने बात की थी ना, यूनिवर्सल सेट उसी का पार्ट होता है। तो उसने कहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट ट्राइंगल्स किसका पार्ट है, ट्राइंगल्स का। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स पार्ट किसका है, ट्राइंगल्स का। तो यूनिवर्सल का नाम क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स तो नहीं ना कहेंगे हम, जब हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, और वंस यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने जो 11th क्लास के, सभी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, आपके 11th क्लास के मैथ्स पढ़ने वाले दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे किसी हेल्प की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, बिकॉज ये मैं परमानेंट बना रही हूँ, इज़ नॉट फॉर टुडे और टुमारो, ठीक है ना। तो ये मैं काफ़ी देर के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आपके बहुत अगले स्टूडेंट्स को भी काम आए। इसीलिए अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए HELP हेल्प, और साथ में अपना टॉपिक दीजिए। मैं इस सीरीज़ को छोड़कर पहले आपके इमरजेंसी वांटेड टॉपिक बनाना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।